हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन पहले भी मैं बता चुका हूँ कि फर्म के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन। तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन से भी हो सकता है किसी पार्टनर के रिटायरमेंट से भी हो सकता है, किसी पार्टनर के एक्सपल्शन से भी हो सकता है, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से भी हो सकता है। तो जो हम अभी देख रहे हैं दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे जो हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं उसका डिस्कशन अभी हम करने जा रहे हैं। आगे चल के ये रिवॉल्यूशन हम देखेंगे कि रिटायरमेंट के वक्त भी होता है, एडमिशन के वक्त भी होता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट सेम रहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात कि ये कैसे करना है। ये दोनों बातें हमको देखनी है। तो सबसे पहली बात आते हैं कि क्यों करना है, वाई वी आर रीवैल्यूएटिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्यों करना है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि ये दो पार्टनर्स हैं, ये है ए और ये है बी। ये दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक जमीन खरीदी, लैंड खरीदा। ये लैंड कितने का खरीदा? 1 लाख रुपए का खरीदा। इसके बाद इन्होंने बिल्डिंग खरीदी, ये खरीदा, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चलता रहा चलता रहा। अब 1 जनवरी 2017 को दोनों बैठ के बातें करते हैं और बोलते हैं इनका जो पुराना रेशियो था 1:1 उसको चेंज कर दिया जाए। क्यों चेंज कर दिया जाए? क्योंकि बी का कहना है कि मैं समय ज्यादा देता हूं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। तो ए भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो मान लेते हैं कि चलो 2:3 रहेगा। पहले दोनों को बराबर बराबर मिलता था, अब बी को ज्यादा मिलेगा। इसको यदि 2 हिस्से मिल रहे हैं तो इसको 3 मिलेंगे। पहले एक हिस्सा इसको मिलता था तो एक हिस्सा बी को मिलता था। ऐसा होता था, मगर अब इन्होंने बोला कि नहीं, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 रहेगा। अब बात आती है कि ठीक है भाई, 2:3 रहेगा, तो ये जो जमीन है जो इन्होंने 1 लाख रुपए की खरीदी थी वो इनकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। ये उनकी बैलेंस शीट है, उसमें इन्होंने लिख के रखा है लैंड ₹1 लाख। मगर ये 1 लाख रुपए कीमत तो 1 जनवरी 2014 को थी, अभी आ गया 1 जनवरी 2017, 3 साल पुरानी बात हो गई है। मगर जमीन की कीमत किताबों में अभी भी 1 लाख रुपए है, मगर असल में उसकी कीमत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी कीमत 10 लाख रुपए बढ़ चुकी है, उसकी कीमत 11 लाख रुपए हो चुकी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो फायदा हुआ है, 1 लाख रुपए की जमीन 11 लाख रुपए की हो चुकी है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, वो जमीन बेची तो गई नहीं है, अभी भी जमीन रखी हुई है। तो आप जब तक बेचोगे नहीं तो तब तक प्रॉफिट नहीं दिखा सकते हो, है कि नहीं। मगर चूंकि इन दोनों में आपस में अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जब प्रॉफिट चेंज हो रहा है उससे पहले का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो पहले के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और 1 जनवरी के बाद का प्रॉफिट एंड लॉस नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कहने का मतलब ये पुराना पुराने रेशियो में, नया नए रेशियो में, ये नियम होना चाहिए।
तो जो भी पुरानी बातें हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने लॉसेस हैं, वो सारे के सारे पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और जो भी आगे के नए प्रॉफिट्स हैं, नए लॉसेस हैं, वो सारे के सारे नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो चलिए मैं उसका जवाब दे देता हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि सर जमीन तो बेची नहीं है, बराबर बात है, जमीन बेची नहीं है, मगर चूंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज हो रहा है तो पुरानी बातों को यहीं पे निपटाना पड़ेगा, आगे चल के नहीं निपटाएंगे नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो पुराने मैटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना है। तो ये जो 1 लाख रुपए की कीमत थी वो 10 लाख रुपए हो, 11 लाख हो गई है, तो 10 लाख का प्रॉफिट क्या करना चाहिए, कायदे से पुराने रेशियो में बांट देना चाहिए। इसीलिए हम करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सारे के सारे एसेट्स एंड सारी की सारी लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है। फिर से देखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीमत उतनी ही है जितनी किताबों में लिखी हुई है या बदल गई है। और जब हम ये देखते हैं कि कीमत बदल गई है तो उससे होने वाला फायदा या नुकसान वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देना चाहिए। किस रेशियो में बांट देना चाहिए, पुराने रेशियो में। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें पुराने रेशियो में, नई बातें नए रेशियो में। ये सिंपल सा नियम है। आ रही बात समझ में? तो अब ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा उस पे आते हैं। तो ये करने के लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिनकी कीमत चेंज हो गई है, चाहे वो कम हुई है चाहे वो ज्यादा हुई है, चाहे उससे फायदा हुआ हो चाहे वो नुकसान हुआ हो, उन सबको उस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर आखिर में सारे फायदे नुकसान देखते हुए हम देखेंगे कि या तो रिवैल्यूएशन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का करने के बाद या तो फायदा होगा या तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा। और उस फायदे नुकसान को पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो में बांटा जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये फॉर्मेट आपके सामने है रिवैल्यूएशन का, आप ध्यान से देखिए। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल इन नेचर मतलब आपको मालूम होगा एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गए, वो सारे क्या होते हैं, नॉमिनल इन नेचर होते हैं। और दूसरा कोई भी अकाउंट जिसकी हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करते हैं उसका नेचर भी क्या होता है, नॉमिनल होता है। तो रिवैल्यूएशन से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ही कैलकुलेट कर रहे हैं। किस चीज का, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने पे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसी के लिए अकाउंट बन रहा है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे लिखा है मैंने गेन ऑन रिवैल्यूएशन और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब समझिएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन मैंने क्रेडिट साइड लिखा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मैंने डेबिट साइड लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस ही कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि रिवैल्यूएशन करने पे होगा। तो आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। जो भी गेन होता है, जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो डेबिट साइड लिखते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो यहाँ भी नियम तो वही रहेगा। हमने जो गेन्स हैं वो क्रेडिट साइड लिखे हैं और जो लॉसेस हैं वो हमने डेबिट साइड लिखे हैं। अगर आपका गेन साइड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यदि गेन साइड हमारा है ना एक्सपेंस साइड या लॉस साइड से ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट किसके बीच में बांटा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, है ना। अगर हमारा लॉस ज्यादा है किससे, गेन से, तो फिर क्या होगा, लॉस होगा और वो किसके बीच में बांटा जाएगा, पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो इस तरह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो एक चीज तो क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताइए, तो आपको बनाने आना चाहिए कि किस तरीके से बनाते हैं। दूसरा एक और चीज पूछी जा सकती है, वो है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो एकदम आसान है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम बात कर रहे हैं जब भी हम बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की, तो मान लीजिए कि हमने रिवैल्यूएशन किया किसी एसेट का। अभी अभी जैसे मैंने बोला कि लैंड की कीमत थी कितनी, 1 लाख, अब कीमत हो गई है 11 लाख, मतलब कीमत बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लैंड की कीमत बढ़ी है। क्या हुई है? बढ़ी है। अगर 10 लाख रुपए लैंड की कीमत बढ़ी है तो उसको ज्यादा करना, लैंड की कीमत को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? लैंड अकाउंट डेबिट। कितनी कीमत बढ़ गई? 10 लाख रुपए बढ़ गई। टू रिवैल्यूएशन। अब समझिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, मैंने बोला लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि लैंड बढ़ रहा है। ये बेसिक है 11th के। जब भी कोई एसेट बढ़ता है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया? लैंड अकाउंट डेबिट किया। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। अब आप देखो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करने के पीछे क्या लॉजिक है। आपने बनाया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब आपको क्या करना है? गेन होगा तो किधर लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। तो ये देखो, ये आप जर्नल एंट्री को यहाँ पे अगर पोस्ट करते हो तो कैसे करोगे? रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, तो इसका मतलब है हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। बाय क्या लिखेंगे? लैंड। कितना? 10 lakhs। है कि नहीं? बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं? हम, आप केवल इतना ध्यान रखना कि हमारा एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब आप पूछेंगे सर, यदि यहीं पे लैंड की कीमत कम होती तो क्या करते? लैंड की कीमत 50,000 हो गई तो क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो लैंड की कीमत यदि कम हो जाती है तो लैंड को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब लैंड बढ़ता है तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू लैंड 50,000। ठीक है, आई बात समझ में? लैंड की कीमत बढ़ रही है, किसी भी एसेट की कीमत बढ़ेगी तो डेबिट करो, कम होगी तो क्रेडिट करो। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी कैसे बढ़ती है? क्रेडिट करके बढ़ती है। तो टू, मान लो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। है कि नहीं? लायबिलिटी कैसे बढ़ती है? क्रेडिट करके, तो मैंने क्रेडिट किया। वैसे ही आप बोल सकते हैं कि अगर मान लो लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या करेंगे? तो कम कैसे होती है? डेबिट करके, तो डेबिट कर दो। तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आई आपको? क्लियर है बिल्कुल? क्या कर रहे हैं हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुरानी बातें, पुराने मैटर्स, पुराने प्रॉफिट्स, पुराने लॉसेस, पुराने रेशियो में, नए बातें, नए मैटर, नए प्रॉफिट्स, नए लॉसेस, नए रेशियो में। बड़ा सिंपल सा नियम है और लॉजिकल है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा ये सब करने के लिए? ये सब करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनाते हैं? जो भी रिवैल्यूएशन करने पे गेन्स होंगे उसको क्रेडिट में लिखिए, जो भी लॉसेस होंगे उसको डेबिट में लिखिए। फिर दोनों को कंपेयर करके देखिए कि अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, अगर लॉसेस हुआ तो भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? हम्म। तो फिर हमने देखा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या करना है हमको? हमारा एसेट कोई भी बढ़ रहा है तो उसको एसेट को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। एसेट हमारा कम हो रहा है, कम कैसे होता है? क्रेडिट करके कम होता है, तो क्रेडिट करके कम कर दिया। डेबिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी कोई हमारी बढ़ रही है तो कैसे बढ़ती है लायबिलिटी? क्रेडिट करके, तो क्रेडिट करके लायबिलिटी हमने बढ़ा दी। ठीक है, और डेबिट में क्या लिखा? रिवैल्यूएशन। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो कैसे कम होगी? डेबिट करके, तो डेबिट करके कम किया, क्रेडिट में क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में? अल्टीमेटली यदि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन
रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे तो क्या करेंगे, तो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को देते हैं। पार्टनर्स को यदि हमें कुछ भी देना है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल होगा या करंट होगा डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट, और अगर यहीं पे लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल टू, क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में, क्लियर है? मैंने कोशिश की है कि कंसेप्ट पहले पूरा अच्छे से समझा दूं, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट पहले बनाना है तो आप एक बार फॉर्मेट बना लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट बनाना हो, नोट डाउन करना हो तो हमेशा लेक्चर को पॉज कर दिया करो, ठीक है। नहीं किया है तो लेक्चर को पॉज कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले तो बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। पी क्यू, पी क्यू एंड आर होगा मेरे ख्याल से, एक सेकंड। चलिए देखिए फिर से एक बार, पी क्यू एंड आर है, who are presently sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Decide to share future profits and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2017. All extract of the balance sheet as at 31st March 2017 is as follows. As at है, as at 31st March 2017 is as follows. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 6 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट है चलिए देखिए समझ में आ रहा होगा, ये क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, और ये डेटर्स है 6 लाख रुपए, जिसमें से 20,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटाया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। अब नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है कि जब भी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तो एक तो ये देखा जाता है कि कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन करेंगे। किस चीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। तो इन्होंने देखो रिवैल्यूएशन किया हुआ है, अब अच्छे से देखिए आप, लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 5,70,000, ठीक है। अब इन लोगों ने रिवैल्यूएशन चालू किया है। क्वेश्चन में हम देखें कि आगे बोलता क्या है। प्लांट एंड मशीनरी को भी रिवैल्यू किया तो पता चला कि डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 76,000, 76,000 से कीमत ज्यादा लिखी हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये लोग हमसे क्या चाह रहे हैं, पहले तो ये देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें पूरी की पूरी वैरायटी कवर हो जाती है। इसमें हम जर्नल एंट्रीज भी कर लेंगे और डिफरेंट टाइप के रिवैल्यूएशन है, मतलब अलग अलग चीजें हैं। एसेट्स को भी अच्छे से वैरायटी कवर किया रिवैल्यूएशन में, लायबिलिटीज की भी अच्छी वैरायटी कवर की है, और साथ ही साथ हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा हमने लिया है जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम जर्नल एंट्रीज लिखते जाते हैं, फिर आखिर में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। चलिए
अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह कम रहती है तो मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने में कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि जगह यहीं पे क्वेश्चन है और इतने में ही आप मेरे को भी देख रहे हैं और इतने में ही आप सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मगर आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 5,70,000। अब देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग था कितना, 5 लाख, मगर अब कीमत कितनी हो गई है, 5,70,000। अब 5,70,000 हो गई है, मतलब 70,000 इसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ते हैं लैंड एंड बिल्डिंग? 11th का बेसिक यहाँ पे काम में आता है। एसेट्स आपके कैसे बढ़ते हैं, डेबिट करके बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, टू में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, 70,000 का हमारा फायदा हो रहा है। फायदा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया हमने, क्रेडिट किया। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट बढ़ रहा है, उसको हमने क्या किया, डेबिट किया। आई बात समझ में, क्लियर है? ये बिल्कुल आसान। उसके बाद आइए, प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुआ तो पता चला नहीं यार, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी को करेंगे क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। कितना हो गया, 15%। 15% कितना होता है यहाँ पे, 30,000। तो 30,000 रुपए ये हो गया। क्लियर है? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 76,000। स्टॉक की कीमत ज्यादा लिखी हुई है, इज फाउंड ओवर वैल्यूड। जब हमने रिवैल्यूएशन किया तो देखा कि नहीं यार, स्टॉक की कीमत तो ज्यादा लिखी हुई है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉक की कीमत कम। स्टॉक कैसे कम करेंगे, क्रेडिट करके। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन टू क्या है, स्टॉक। कितना, 76,000। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों ने यहाँ पे गौर किया हो तो फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। तो हमारा जो डेटर है उसका हमको प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है। तो 5% कैसे बनाएंगे, ये आपका डेटर है 6 लाख रुपए, इसका 5% कितना होता है, इसका 5% होता है 30,000। तो हमको प्रोविजन कितना बनाना है, हमको प्रोविजन बनाना है 30,000। प्रोविजन बना कितना है, प्रोविजन बना हुआ है 20,000। तो क्या करें बताओ, ये देखो, तो हमको 10,000 प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। भाई प्रोविजन आपके लिए क्या है, प्रोविजन आपके लिए लाइबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है। अब इसको दो तरीके से आप देख सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। जब मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब आपका नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, करेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, आपका जो डेटर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो डेटर हम कम कर रहे हैं, या फिर टू प्रोविजन भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10,000। ठीक है, समझ में आया? क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे डेटर की जगह प्रोविजन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं बोलो तो प्रोविजन लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है और हमारा नुकसान हो रहा है। उसके बाद आइए, एन आइटम ऑफ 60,000 इंक्लूडेड इन सन्डी क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। फिफ्थ,
बोलता है एन आइटम ऑफ 60,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स को शायद हमें पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फायदे वाली बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, फायदा हो रहा है, क्रेडिटर नहीं देना पड़ेगा, लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम कैसे होती है, डेबिट करके कम होती है, तो हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन कितना, 60,000, 60,000, 60,000। आई बात समझ में। उसके बाद आइए सिक्स्थ वाले में, सिक्स्थ क्या बोलता है, चलिए देखिए अब यहाँ तक हो चुका है। रेंट ऑफ ₹8,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, रेंट अभी भी देना बाकी है। तो अगर रेंट हमें अभी भी देना बाकी है तो ये लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब हमारे लिए नुकसान है, नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन टू क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी बढ़ रही है कितना, 8,000, क्या हो गया, 8,000, रेंट ऑफ 8,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद आइए, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच वाज डेबिटेड एंटायरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹10,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ध्यान रखिएगा, आपने जो इंश्योरेंस दिया था उसमें से 10,000 रुपए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए क्या है, एसेट है। एसेट आपका बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एसेट आपका बढ़ रहा है। तो एसेट आपका बढ़ रहा है कितने से, 10,000 रुपए से आपका एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे एसेट बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट है, 10,000, तो ये 10,000 हमने लिख दिया। ठीक है। आउट ऑफ टोटल कमीशन रिसीव्ड ₹6,000 इज टू बी ट्रीटेड एज एडवांस कमीशन। हमको जितनी भी कमीशन मिली हुई है उसमें से 6,000 एडवांस कमीशन है, मतलब लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब नुकसान है। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब नुकसान है। फिर से पढ़ो, आउट ऑफ टोटल कमीशन रिसीव, जो भी हमको कमीशन मिली है 6,000 रुपए जो कमीशन है वो एडवांस कमीशन है। मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, नुकसान होता है कि नहीं। तो ये हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे बताइए, तो ये है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितनी कमीशन मिली है, 6,000 का, 6,000 रुपये एडवांस कमीशन, ठीक है। नाइन्थ में आइए, एन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ 2,000 टू बी प्रोवाइडेड। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, आपने अर्न तो कर ली है मगर आपको मिली नहीं है, तो क्या करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इनकम अर्न की है मगर मिली नहीं है और उसकी अकाउंटिंग भी नहीं हुई है। आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, सबसे पहले तो ये देखा करो कि एसेट है कि लायबिलिटी है। एसेट है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो यहाँ पे अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब एसेट है, एसेट है तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
अक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना 2000 है। Debtor whose dues of rupees 10,000 were written off as bad debt paid 80% in full settlement. A debtor whose dues of rupees 10,000 were written off as bad debt paid 80% in full settlement. अब समझना, चलिए देखिए, अब मेरे को ये बताइए कि आप जो बैड डेट लिख चुके थे, हाँ, जो बैड डेट आप लिख चुके थे वो रिकवर हो गया तो वो आपका फायदा है या नुकसान, ये बताइए आप हमको। आप बैड डेट लिख चुके थे और एक दिन आके आपका जो डेटर है वो आपको पैसे दे देता है, तो आपका फायदा है कि नुकसान है? ऑब्वियस सी बात है, फायदा है। तो ये जो फायदा होगा इसको हम क्या लिखेंगे? फायदा हो रहा है तो सीधी सी बात है, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। रिवैल्यूएशन को क्या कर रहे हैं अपन? क्रेडिट कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? एक बार फिर से पूरा लेक्चर देखना है तो फिर से देख लो। हाँ, अब अपन आते हैं किस पे? अब हम आते हैं अकाउंट पे, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आखिर बनाना कैसे है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट ले आते हैं हम। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मेट आपके सामने है। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूड एट 5,70,000, ठीक है। 5,70,000 लैंड एंड बिल्डिंग है। इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत 5 लाख थी, अब कीमत हो गई है 5,70,000। तो कीमत बढ़ रही है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे कीमत बढ़ रही है, जो भी फायदा होगा वो इधर, जो भी नुकसान होगा वो इधर, ठीक है। ध्यान रखना, फायदा किधर लिखना है? क्रेडिट में फायदा लिखना है, और नुकसान किधर लिखना है? डेबिट में। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 5,70,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना? 70,000, ठीक है। उसके बाद आइए, प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 15%, तो नुकसान हो रहा है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना नुकसान हो रहा है? देखो, 2 लाख रुपए की मशीनरी थी, 15% कितना होता है? 30,000, तो 30,000 ये नुकसान हो गया, इधर लिख दिया अपन ने। उसके बाद आइए, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, ज्यादा कीमत लिखी हुई है तो कम करनी पड़ेगी उसकी, तो ये उसकी कीमत कम करते हैं, ये नुकसान होगा हमारा। ज्यादा लिखी हुई है, किताबों में ज्यादा लिखी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा लिखी हुई है तो कम करना पड़ेगा, कम लिखी हुई है तो ज्यादा करते हैं अपन। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर, तो हम प्रोविजन हमारा बढ़ रहा है, ध्यान होगा आपको, हमने बनाया था 5%, कितना? 30,000। अभी किताबों में कितना दिया हुआ है? 20,000 बना हुआ है, 10,000 और बढ़ रहा है। नुकसान है, फायदा है? नुकसान है। तो टू प्रोविजन, कितना नुकसान है? प्रोविजन 10,000, ये 10,000 हमने नुकसान रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आइए, an item of 60,000 included in sundry creditor is not likely to be claimed, नहीं देना पड़ेगा तो फायदे वाली बात है, बाय क्रेडिटर्स, कितना? 60,000, ये 60,000 का फायदा। उसके बाद है रेंट ऑफ 8,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट, नुकसान सारे डेबिट में, ध्यान रखिएगा, फायदा होगा तो क्रेडिट में। Out of the amount of insurance which was debited entirely to profit and loss account, rupees 10,000 to be carried forward as unexpired insurance.
10,000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ध्यान देना, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है आपका तो क्या होगा, फायदा होगा, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, 10,000, ठीक है। उसके बाद आइए, आउट ऑफ टोटल कमीशन रिसीव 6,000 इज टू बी ट्रीटेड एज एडवांस कमीशन। आपको एडवांस कमीशन मिल गई है तो आपके लिए फायदा है नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी है आपकी, लायबिलिटी बढ़ रही है, टू कमीशन इन एडवांस। कितनी कमीशन मिली है, 6,000 रुपये एडवांस में। एंड अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम ऑफ ₹2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम तो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, अक्रू जो अर्न कर चुके हैं मगर मिली नहीं है, तो इसका मतलब है एसेट है। तो हम एसेट, हमारा फायदा हो रहा है यहाँ पे बाय अक्रूड इनकम, ठीक है। कितना हो जाएगा अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम दैट इज 2,000। A debtor whose dues of ₹10,000 were written off as bad debt paid 80% in full settlement। तो हमको यहाँ पे मिल गया 80%, मतलब कितना दिया, 8,000 रुपए। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड कितना मिल गया, 8,000 रुपये मिल गया, डन। अब क्या करना है आपने, अब कुछ नहीं करना है, खाली आपने टोटल करना है, टोटल करके बताना है कि कितना आएगा। चलो ये आपके सामने है, ये अब इसका टोटल कीजिए, देखिए फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। हाँ जी, तो ये टोटल करते हैं हम। क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज 1,50,000, ठीक है। 1.5 लाख आया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड देखते हैं, 30,000 प्लस 76,000, यहाँ का टोटल आया हमारा 1.3 लाख। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल 1,50,000 बैलेंसिंग करेंगे, 1,50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन, किस पे हुआ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000। ये 20,000 किसको मिलेगा, पी क्यू आर, इनका पुराना रेशियो, पुराने रेशियो में मिलेगा। मैंने अभी अभी बताया पुरानी बातें पुराने रेशियो में, तो पुराना रेशियो था कितना था, 5:3:2, 5:3:2, ठीक है। तो बांट दो ये 20,000 5:3:2 में, तो ये हो जाएगा 10,000, 6,000 और 4,000, डन। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। इसका जो होमवर्क है वो आप खुद से ट्राई करें और फिर देखते हैं आपको बनता है कि नहीं बनता है।